चैप्टर 2 विदाई। कार रुकी। ये जगह फरदोसा की विला जैसा नहीं थी। वो राजाओं का घर था और ये किसी बादशाह का। मेंशन का फैलाव इतना था कि सामने से देखने पर दोनों किनारे नजर नहीं आते थे। काले संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे खंबे और हर तरफ काले सूट में लोग, स्थिर गंभीर जैसे पत्थर की मूर्तियां हो। आज यहाँ कोई बिजनेस नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी। आज यहाँ सिर्फ शौक था। विक्रांत कार से उतरा। एक बॉडीगार्ड आगे आया और बिना एक शब्द कहे मेंशन का मेन डोर खोल दिया। विक्रांत अंदर गया। हॉल में खामोशी थी, उस किस्म की खामोशी जो शोर से भी ज्यादा भारी होती है। बीच में एक कफिन रखा था, सफेद कफन में ढका हुआ। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रहे थे। उनकी रोशनी कांपती थी जैसे वो भी किसी गम में हो। विक्रांत धीरे धीरे करीब आया। उसने झुककर देखा। एथिलोस कलासो, कलासो फैमिली का मुखिया, एक ऐसा आदमी जिसका नाम तीनों कॉन्टिनेंट्स में लिया जाता था। कभी सम्मान से, कभी डर से, कभी नफरत से, लेकिन हमेशा लिया जाता था। अब वो यहाँ था, चुप, स्थिर, हमेशा के लिए। विक्रांत ने उनका चेहरा देखा। झुर्रियां, उम्र के निशान और फिर भी एक किस्म का गरिमा जो मौत भी छीन नहीं सकी थी। विक्रांत के मुंह से एक ही शब्द निकले, बाबा। आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि शायद सिर्फ खुद वो सुन सका। वो वहां कुछ देर खड़ा रहा। कोई आंसू नहीं, कोई बड़ा भाव नहीं, बस एक खालीपन। और इस खालीपन के अंदर कहीं कोई पुरानी याद जो दफन होते जा रहे थे। फिर उसने झुककर उन्हें आखिरी बार देखा और वापस सीधा हो गया। मेंशन के पीछे एक विशाल खुला कॉरिडोर था। ऊंचे छत, दोनों तरफ बगीचे दिखते थे, हरे भरे। जैसे इस घर में जो मातम था उसकी खबर बाहर की दुनिया को नहीं थी। विक्रांत वहां खड़ा था, बाहर के बगीचे को देख रहा था, लेकिन देख नहीं रहा था। उसकी नजरें वहां थी लेकिन दिमाग कहीं और। पीछे से आहट आई। एक आदमी, लगभग विक्रांत के जितना ही उम्र, कदकाठी में भारी, चेहरे पर घमंड की एक स्थायी परत चढ़ी हुई। उसके हाथ में एक सिगार था जो अभी जलाया ही गया था। पीटर कलासो, एथिलोस का बेटा और अब फैमिली का अगला मुखिया। वो सामने की कुर्सी पर बैठ गया, सिगार का धुआं छोड़ते हुए बिना किसी भूमिका के बोला, ये सब तुम दफनाने के बाद भी तो कर सकते थे ना। विक्रांत ने बाहर देखते हुए ही जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये उनका फाइनल ऑर्डर था और उन्होंने कहा था जितना जल्दी हो सके काम खत्म करो। पीटर ने धुआं छोड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी। उसने कंधे उचकाए। उसके खेतों को जलाना ये तो बचकाना है। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। विक्रांत ने पलटकर उसे देखा। उन्होंने कहा था जो फैसला तुम्हें सही लगे वो कर सकते हो। पीटर ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, हाँ पता है, बाबा को तुम्हारे फैसलों पर बहुत भरोसा था। एक पर रुककर उसने जोड़ा, पर मुझ पर नहीं। विक्रांत ने यह सुनकर कहा, क्योंकि तुम हर काम लापरवाही से करते हो। हर काम उनकी बिल्कुल उल्टा करते थे तुम। यहाँ तक कि बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ते थे तुम। पीटर की आंखें सिकोड़ी। उसने एक लंबा कस खींचा और धीरे से बोला, विक्रांत, मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो आगे झुका। अब मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। फादर जैसा इज्जत तुम्हें मुझे भी देना चाहिए। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, एक पल, दो पल, फिर बिल्कुल सपाट आवाज में बोला, पीटर मेरे भाई, तुम्हें तब तक मेरी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मिलती रहेगी जब तक तुम उसके काबिल रहोगे। उसने पीटर की आंखों में सीधा देखा, ना झुका ना मुड़ा, बस देखता रहा, उस तरह जैसे किसी चीज को तोलता हो। पीटर कुछ बोलने वाला था लेकिन विक्रांत पहले ही मुड़ चुका था। वो बिना एक शब्द कहे कॉरिडोर से निकल गया। अपने कदमों की आवाज के साथ वो धीरे धीरे दूर होता गया। पीटर वहीं बैठा रहा, सिगार हाथ में, धुआं हवा में और एक कसक चेहरे पर जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी थी। विक्रांत अपने कमरे में था, वही होटल जो पहले देखा था। उसने जैकेट उतारी और बिस्तर के पास बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो सो नहीं रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। सीसीटीवी रूम में उसका आदमी, सर 4 लोग हैं, काली वर्दी, हथियार से लैस, आपके रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। विक्रांत ने फोन रखा। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट नहीं था, ना डर, बस एक छोटा सा एक्शन, जैसे कोई पुराना आदत जाग जाता है। उसने बिस्तर के पास रखे तकिए उठाए, एक एक करके उन्हें चादर के नीचे रखा।
एक इंसान लेटने का भ्रम, फिर रजाई ऊपर से ढक दिया। दूर से देखने पर कोई भी यही सोचता कि कोई सो रहा है। उसने बेड के पास रखा ड्रॉवर खोला, गन उसने उठाया, चेक किया, मैगजीन फुल, और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा भीतर से बंद, अंधेरा, चुप्पी। बाहर गलियारे में दबे पाँव की आवाज थी, इतनी धीमी कि साधारण इंसान सुन भी नहीं पाता। लेकिन विक्रांत साधारण नहीं था। वो बाथरूम में खड़ा था, दीवार से पीठ सटाया, बंदूक दोनों हाथों में। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3। धड़ाम! कमरे का दरवाजा टूट गया। चारों लोग अंदर घुसे, एक के बाद एक, तेज। उन्होंने बिस्तर पर निशाना साधा और फायरिंग शुरू कर दिया। धड़ 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 गोलियां तकिए में घुसती रही। वो अंधा फायर कर रहे थे, जल्दी में, यकीन के साथ। लेकिन बिस्तर खाली था। जब तक उन्हें समझ आता, बाथरूम का दरवाजा खुला, विक्रांत निकला। 3 गोलियां, 3 सेकेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सर में, तीनों वही गिरे। चौथा आदमी मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रांत पहले ही उसके पास था। एक झटके में बंदूक उसके हाथ से गई और अगले ही पल दीवार से जा लगी। विक्रांत ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर गोली मार दी। चौथा भी गिर गया। कमरे में धुंध था, बारूद की गंध थी और 4 लाश। विक्रांत उन सब के करीब आया, एक एक को देखा, फिर अपना बंदूक नीचे करते हुए हल्के से हंसा। मुझे मारने आए थे। वो आगे कुछ नहीं बोला। वहाँ कोई और नहीं था सुनने के लिए। उसी वक्त मैंसन के मेन गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी, पीली लैम्बोर्गिनी। पीटर उतरा, जैकेट एक तरफ, बाल थोड़े बिखरे, लगता था कहीं बाहर था, शायद किसी पार्टी में। उसके चेहरे पर वो हल्की लाली थी जो शराब और रात के बाद आती है। उसने गाड़ी की चाबी जेब में डाली और मैंसन की तरफ बढ़ने लगा। तभी फोन बजा। उसने स्क्रीन देखा, नंबर अनजान था, लेकिन उसने उठाया। हाँ, पार्टी में मजा आया। आवाज सुनते ही पीटर की चाल रुक गई। विक्रांत, विक्रांत, तुम तो। वो आगे नहीं बोला। विक्रांत ने कहा, वो तुम्हारी फेवरेट कार है ना? पीटर की आंखें गाड़ी की तरफ गई। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, फिर बूम! लैम्बोर्गिनी आग में लिपट गई। एक धमाका नहीं, कई, एक के बाद एक। शीशे उड़े, दरवाजे उड़े, पहिए उड़े, रोशनी का एक विशाल गोला उठा और रात को दिन कर गया। पीटर पीछे हट गया, हाथ कानों पर, आंखें चौड़ी। फोन अभी भी कान से लगा था। गलासो फैमिली के लिए मेरा प्यार। विक्रांत की आवाज उसी तरह शांत थी। बाबा के मरने के बाद खत्म हो चुका है। पीटर का मुंह खुला रह गया। मैं ब्राजील छोड़ रहा हूँ, हमेशा के लिए। एक पल की खामोशी, और हाँ, मेरा पीछा मत करना। फिर बिल्कुल उसी सफार लहजे में, अगली बार अगर मुझे ढूंढने की कोशिश की तो कार के साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा। और हाँ पीटर, तुम बॉस बनने के लायक नहीं हो। कॉल कट हो गई। पीटर के हाथ में फोन था, स्क्रीन काली, आवाज गायब, और सामने उसकी जलती हुई गाड़ी। वो वहीं खड़ा रहा, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, आग की लपटों को देखता रहा। जलती लैम्बोर्गिनी की रोशनी में उसका चेहरा अजीब दिख रहा था, गुस्सा, डर, और कुछ जिसका नाम वो खुद नहीं जानता था। विक्रांत के हाथ में फोन था। उसने स्क्रीन को एक बार देखा, कॉल एंड हो चुका था। फिर उसने फोन का पिछला हिस्सा खोला और सिम निकाल ली। 2 उंगलियों के बीच तोड़ी, टुकड़े ट्रैश में गिरे। वो एक कुर्सी पर बैठ गया और टैबलेट खोला। स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज थे, टेक्स्ट भरा था, आंकड़े थे और कुछ नाम। उसने उन्हें स्क्रॉल किया, ध्यान से, जल्दी में नहीं। फिर उसने एक फोटो पर उंगली रखी। एक इमारत, मुंबई की, ऊंची कांच की दीवारें, रात की रोशनी में उसकी खिड़कियां टिमटिमाती थी, जैसे कोई जीता जागता जीव हो। विक्रांत ने उस तस्वीर को देखा देर तक, फिर टैबलेट बंद किया। उसने अपना बैग उठाया, पहले से तैयार था, हमेशा तैयार रहता था, और वो निकल गया। ब्राजील की रात उसे निगलते निगलते रह गई। फ्लाइट रात के आसमान में थी, बादलों के ऊपर, जहाँ ना शहर था, ना रोशनी, ना शोर, बस एक गहरा नीला अंधेरा और उसमें टिमटिमाते तारे। विक्रांत विंडो की सीट पर था, बाहर देख रहा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था, आधा भरा। उसने एक घूंट लिया। एथिलोस कलासों के बारे में सोचा, उनकी आवाज, उनकी आंखें, वो पुराना मुस्कान जो सिर्फ विक्रांत के लिए थी। जो सही लगे वो करो, ये उनका आखिरी मैसेज था। विक्रांत ने एक और घूंट लिया। वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन ऐसे उड़ान में सोचना रुकता नहीं। उसने टैबलेट निकाला, वही इमारत की तस्वीर दोबारा खोली, देखता रहा, फिर स्क्रीन बंद हुई। उसने आंखें मूंद ली। बाहर बादल थे और फ्लाइट उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, मुंबई की तरफ।
मुंबई। सुबह की रोशनी फैक्ट्री की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। धुंधली धुएं की परत से छनी हुई बाहर मशीनों की आवाज, ट्रक की गूंज थी और मजदूरों की भागदौड़ थी। एक औरत उसी भीड़ में से आई, फॉर्मल ड्रेस, कंधे पर एक बैग और कदमों में वो तेजी जो बताती थी कि वो यहाँ टाइम बर्बाद करने नहीं आई है। उसने एक वर्कर को रोका। मिस्टर धीरज कहाँ है? वर्कर ने बिना ज्यादा सोचे पास खड़े ट्रक की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ बढ़ी। एक आदमी ट्रक का सामान उतार रहा था। लगभग 35 साल, भारी जिस्म और वो किस्म की मेहनत जो सालों की आदत बन जाती है। उसकी कमीज की बाहें चौड़ी थी, बाजू साफ नजर आ रहे थे। वो औरत उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, काफी मेहनती आदमी है आप, बाइसेप्स भी साफ दिख रहे हैं। धीरज ने उसे एक नजर देखा। हटो, मुझे अपना काम करने दो। वो रुकी नहीं। काम करते रहना, पहले मेरी बात तो सुन लो। धीरज ने बॉक्स नीचे रखा, बाहें नीचे की और उसे देखने लगा उस नजर से जिसमें कुछ पूछना था। क्या चाहिए तुम्हें? वो औरत बैग से एक फाइल निकाली। तुमने केस फार्मास्यूटिकल मेडिकल ट्रायल्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। अच्छे खासे पैसे मिले थे। टेस्टिंग के बाद कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। वो रुकी। लेकिन फिर भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। धीरज ने कंधे उचकाए। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या करना है ये मेरी मर्जी। वो औरत ने हल्का सा सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन अगर केएस फार्मास्यूटिकल ने तुम पर केस कर दिया तो क्या करोगे? धीरज चौंका। क्या? लेकिन क्यों? वो लोग बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। उसने अपना पर्स से 500 की एक नोट की गड्डी निकाली और धीरज के हाथों में थमा दी। बस जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करना होगा। उसने एक कागज निकाला, सामने रखा। इस पर साइन कर दो। धीरज ने नोटों की गड्डी देखी, फिर कागज देखा। एक पल के लिए भी नहीं सोचा, साइन कर दिया। वो औरत ने कागज उठाया, मुस्कुराई, गुड बॉय, और बाहर निकल गई। धीरज वही खड़ा रहा, नोटों को देखते हुए, ये सोचते हुए कि उसने जो साइन किया वो पढ़ा भी नहीं था। कोर्ट के बाहर धूप थी। वो औरत एक खंबे के पास खड़ी थी, बैग कंधे पर, नजरें रास्ते पर और चेहरे पर वो भाव जो किसी का इंतजार करते वक्त आता है जब इंतजार करना पसंद नहीं होता। उसके मन में एक आवाज आई अपने खुद से, मेरा नाम श्रीनिधि शर्मा है। एक पल की खामोशी। उम्र बताना मुझे पसंद नहीं, और मैं पेशे से एक वकील हूँ। वो मुस्कुराई खुद अपनी बातों पर। तभी दूर से एक आवाज आई, खर्र। श्रीनिधि ने देखा एक फटफटी, उस पर एक लड़का, देखने में ठीक ठाक, चेहरे पर भोलापन और जेब में शायद तरकीबें। वो जिस सड़क से आ रहा था उसी के किनारे अपनी स्कूटर पार्क किया और पार्क करते ही उसे गिरा दिया। श्रीनिधि ने उसे देखा, मन में कहा, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये एक नंबर का नालायक है। वो लड़का जल्दी से स्कूटर उठाने लगा, इधर उधर देखते हुए जैसे कोई देख ना रहा हो। फिर उसकी नजर श्रीनिधि पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ आया। श्रीनिधि ने उसे रुकने का मौका दिए बिना कहा, इतना लेट? मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ। टाइम इज मनी एंड आई लव मनी, और तुम्हें पैसों की कोई कदर ही नहीं है। लड़के ने माफी मांगी और तुरंत बहाना भी दिया, वो सर, मुझे 500 कॉपियां प्रिंट करने का ऑर्डर दिया था। श्रीनिधि ने हाथ उठाया। चलो। दोनों कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। अदालत का कमरा, छत ऊंची थी, रोशनी तेज थी और माहौल में एक ऐसी गंभीरता थी जो हर बार वहां जाने पर भी नहीं लगता था। जज की कुर्सी के सामने दोनों पक्ष बैठे थे। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। एक डॉक्टर था, सफेद कोट, बाल करीने से सवारे और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो किसी बड़े पद से आता था। हमारी दवाई बहुत अच्छी है, ये बेहद तेज दर्द को भी ठीक करता है और बहुत कम साइड इफेक्ट्स है इसके साथ। वीडियो बंद हुई। श्रीनिधि खड़ी हुई। माय लॉर्ड, उसने कहा, आवाज में एक सदा हुआ आत्मविश्वास था। जैसा आप देख सकते हैं, शिकायतकर्ताओं का आरोप बेबुनियाद है। ये दवाई किसी के लिए भी जानलेवा नहीं है। आधे अधूरे सबूतों से एक अच्छी दवाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ का वकील उठा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। उसकी आवाज में नाटक था, लेकिन नीचे दबे हुए तथ्य भी थे। जितने भी लोग मरे हैं सब हार्ट अटैक से, और उन सभी को पहले कोई बीमारी नहीं थी। श्रीनिधि ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, एक को हाई ब्लड प्रेशर था, एक को फेफड़े में पानी भरने का समस्या और एक को डायबिटीज था। दूसरा वकील, माय लॉर्ड, उनके डेथ रिपोर्ट में आया है कि शरीर में बहुत अधिक ड्रग डोज के लक्षण मिले थे और एक टेस्ट सब्जेक्ट ने भी ये कंफर्म किया है। उनकी रिपोर्ट ये है।
एक स्टाफ ने वो रिपोर्ट जज की तरफ बढ़ाई। श्रीनिधि ने एक पल रुककर कहा, माय लॉर्ड, उस टेस्ट सब्जेक्ट ने अभी एक नया स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने बताया है कि उसके पुराने एग्जाम छूटे थे। कमरे में हलचल हुई। माय लॉर्ड, श्रीनिधि ने आगे बोला, ये लोग बस कंपनी से मोटा पैसा ऐंठना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। दूसरा वकील तुरंत उठा, माय लॉर्ड, ये नया स्टेटमेंट पर अभी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, कृपया हमें थोड़ा वक्त दीजिए। जज ने दोनों पक्षों को देखा, फिर फाइल बंद की। अगली तारीख। हथौड़ा पड़ा। कोर्ट रूम में सरसराहट हुई। लोग उठने लगे। कागज समेटे जाने लगा। श्रीनिधि ने अपनी फाइल बंद की और एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान, भीड़ भरी सड़कें, एक केस और, एक दिन और। वो मुड़ी और निकल गई। आगे क्या होगा पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में।